नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपनी 5वीं क्लास की हिंदी की बुक की राग की रस्सी नामक कहानी को ध्यान से सुनेंगे। आप इस कहानी को 1 से 2 बार सुनेंगे ताकि इस कहानी के बाद जो आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं उसका जवाब आप अच्छी तरीके से दे सको। आज और कल 2 दिन वर्कशीट नहीं आएगी, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। केवल हमें वर्कशीट ही नहीं करनी, हम बीच बीच में जो हमें बुक्स दी गई हैं उस बुक्स के लेसन भी करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम अपनी हिंदी की किताब की पहली कहानी राग की रस्सी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ही ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत ही भोला भाला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। ठीक है बच्चों, भोला भाला का मतलब था बहुत ही सीधा बच्चा था, चालाकी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। तो लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना और 100 जौ के बोरे साथ में लाना। जौ एक अनाज है बच्चे, तो उनको 100 बोरे जौ लाने थे और उनको 100 भेड़ों के साथ जाना था। ठीक है बच्चों, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। उन्होंने, जो लोनपोगार थे, उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और बोला कि तुम इसे ले जाओ बाजार में, और वहाँ से जब आओगे तो मुझे 100 जौ के बोरे चाहिए। अगर तुम नहीं लाए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे, क्योंकि उनके पापा ने सिर्फ उनको भेड़ें दी थी, पैसे नहीं दिए थे। और उनको बोला गया कि आप जब शहर से वापस आओगे तो 100 जौ के बोरे होने चाहिए। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था और वह बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उसने कहा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। उसने सारी कहानी उस लड़की को बताई। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो उस लड़की ने बोला, तो तुम इतनी छोटी सी बात भी क्यों घबरा रहे हो, मैं इसको तुरंत सॉल्व कर दूँगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। ठीक है बच्चों, तो देख लो उसकी समस्या को कैसे दूर हुई है अभी। तो जो भेड़ों के ऊपर बाल जो होते हैं, जो हमें सर्दियों में मतलब गर्मी का एहसास देते हैं, उससे स्वेटर कंबल ये सब बनते हैं, तो उनके बालों को बेच दिया गया और 100 बोरे जौ खरीद कर उन्होंने 100 भेड़ों के ऊपर लाद दिया। एक एक भेड़ों पर एक एक बोरे लाद दिए और फिर उनको वापस उनके घर की तरफ भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। यानी लोनपोगार के बेटे को लगा था कि पापा बहुत खुश होंगे, लेकिन वो तो बहुत सीधा साधा था। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं सड़क किनारे बैठ गया तो एक लड़की आई और उसने मुझे ट्रिक बता दी और फिर मैं इस तरह से मैं आ गया 100 बोरे जौ खरीद कर। तो उनके पापा को गुस्सा आ गया और वो उठकर वहाँ से चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार
भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। ठीक है बच्चों। अब जो भेड़ों के ऊपर बाल थी वो तो सब उन्होंने काट के बेच दिया था, तो अब तो वो बाल भी नहीं उतार के बेच सकता था और वही भेड़ें वापस दे दी उनको। तो आप देखते हैं कि अब आगे क्या होता है स्टोरी में। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जाकर बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई और उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो इस बार भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और फिर अब वो घर की तरफ चल दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत ही खुश था। उसने अपनी सारी कहानी अपने पापा को सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। ठीक है बच्चों। अब हमारी फाइनल जो कंपटीशन है वो यहाँ देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि उस लड़की को बुलाओ और बोलो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। राख पता है बच्चों क्या होता है? कि जैसे हम चूल्हे में खाना बनाते हैं तो लकड़ी या कोयले से जो खाना बनता है तो लास्ट में बिल्कुल मिट्टी मिट्टी की तरह रह जाता है राख। तो उसकी रस्सी बनाने के लिए कहा गया था, कि जो कि एक असंभव काम था। ठीक है बच्चों। तो उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दे दिया। लड़की ने शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर रखा और उसे जला दिया। ठीक है बच्चों। 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसको एक बड़े से पत्थर पे माला की तरह रखकर, ठीक है, उसको जला दिया। मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। अब रस्सी तो पूरी जल गई लेकिन वहाँ पर अब राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि वो हम उठा ही नहीं सकते, क्योंकि वो उठाओगे वो तो मिट्टी है तो गिर जाएगा। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी बच्चे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो इस कहानी का नाम था बच्चों राख की रस्सी। तो आप जब भी ये कहानी सुन रहे हैं तो आप अपने छोटे भाई, अपने पेरेंट्स से इस कहानी के बारे में जिक्र करोगे कि क्या कहानी थी इसके अंदर। ठीक है बच्चों। और आपने जो ये कहानी देखी है राख की रस्सी, तो आपने क्या करना है, 1 पेज राइटिंग बहुत अच्छी करनी है। यानी ये जो आपको ये वाला पैराग्राफ दिख रहा है जो अभी स्क्रीन पर है, इस पूरे पैराग्राफ को आप लोगों ने अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। तो आज का काम आपका ये है। ठीक है बच्चों। आज आपने इस कहानी को ध्यान से सुनना है और इसका ये जो पैराग्राफ आ रहा है फर्स्ट, ठीक है, इसको आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से, और हम देखते हैं कि बहुत सुंदर राइटिंग किसकी है। ठीक है बच्चों। तो बहुत सुंदर तरीके से लिखोगे सभी, ये राइटिंग लिखनी है। तो आज का आपका काम यही है कि कहानी को सुनो और 1 पेज यानी 1 पैराग्राफ राइटिंग बहुत सुंदर तरीके से लिखना है। और फिर मैं शाम को बताऊंगा कि कौन से 3 विनर्स हैं, कौन से 3 बच्चे फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे और थर्ड पे हैं। क्लियर है बच्चों। और उसके बाद
कल आपने दोबारा ये कहानी सुन लेनी है और दोबारा सुनने के बाद आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। ये जो देख रहे हैं ना शहर की तरफ, इसमें आपसे क ख 2 क्वेश्चन जो दे रखा है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो क्यों भेजा था बताओ सभी बच्चे। मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वो चालाक और समझदार बन सके। ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही क्यों भेजा। तो इसका आंसर भी बच्चे वही है, भेड़ों के साथ इसलिए भेजा ताकि वो चालाक, उसको दुनियादारी की समझ हो जाए। ठीक है, चालाक हो जाए, समझदार हो जाए और दुनियादारी की समझ आ जाए। तो आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है, ये जो बच्चे हमारा ये नीचे ये वाला, सबसे ये ख वाला, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान और क्यों। तो आप लड़की को क्या कहोगे और क्यों कहोगे, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर मैं कल सबकी कॉपीज जब देखूंगा तो मैं बताऊंगा कि किस बच्चे ने सबसे अच्छा लिखा है। ठीक है, और वही बच्चा अच्छा लिख सकता है जो कहानी को कम से कम 2 बार सुन ले। तो आज आपका काम है कि कहानी को सुनना है और उस कहानी का एक पैसेज, यानी ये देखेंगे बच्चे, ये वाला पेज सुंदर राइटिंग में लिखकर ग्रुप में भेजना है। मैं शाम को 3 बच्चों के नाम बताऊंगा जिनकी राइटिंग सबसे अच्छी है। ठीक है बच्चों, और कल का हमारा काम है, जो मैंने इस लेसन के 3 क्वेश्चंस दिए आपको, आपने उन तीनों क्वेश्चंस को करना है। उसमें भी एक तरह की राइटिंग की भी चेक होगी और देखेंगे कि किसको कहानी समझ में आ गई है। ठीक है, और आप इन्हें याद रखोगे क्योंकि आप हमारी मीटिंग PTM आने वाली है इसी महीने, तो हम सब मिलेंगे। तो मैं उस टाइम आपसे जितने भी काम हो चुके हमारे वर्कशीट के या मैंने आपको जो दूसरे काम दिए हैं तो वो सभी सुने जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी ध्यानपूर्वक करेंगे इसको। धन्यवाद।